मैं आज जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है महान और इसकी राइटर अंकिता सिंह रिनी जी हैं। ममता जी जब भी नाले के करीब से गुजरती अजीब सा मुंह बनाती हुई अपने मुंह को साड़ी के पल्लू से पूरी तरह ढक लेती। चलो दुर्गंध के कारण तो कोई भी मुंह को ढक लेगा, लेकिन उनके मुंह ढकने का कारण दुर्गंध या विषैली गैस नहीं, बल्कि बिल्कुल नाले से सटकर जीवन जी रहा अमृत का परिवार था, जिसे देखते ही वे साड़ी को कसकर पकड़ लेती कि कहीं उनसे अमृत के परिवार का साया भी ना छू जाए। ना चाहते हुए भी उनका घर से निकलना मजबूरी थी। आनन फानन में लिए गए किराए के मकान से मुख्य सड़क तक जाने के लिए नाले को हर हालत पार करना ही पड़ता था। गलती से उस परिवार का छोटा बच्चा भी उनकी बगल से निकल भर जाए तो फिर क्या बात, वो हिरनी की भांति गुलाटी मारती। ऐसा लगता जैसे कोई उनको तेजाब लेकर दौड़ा रहा हो। ममता जी अपनी इन हरकतों के साथ बड़बड़ भी करती। अछूत जाने कौन सा कर्म खराब थे कि यहाँ बसना पड़ा। रोज इन छुतीहरों को देखकर आत्मा तक अशुद्ध हो जाती है। उनकी इन हरकतों से कभी कभी बेटी योगिता चिढ़ भी जाती थी। इंसान ही है, आपको तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे और ना ही आपसे कुछ ले रहे हैं, फिर क्यों इतना चिढ़ती हो। छत के नाम पर एक बरसाती डालकर रह रहे हैं। योगिता को बड़ी संवेदना थी इस परिवार से। जब भी वह उधर से निकलती तो ममता जी से छुपकर कुछ न कुछ खाने पीने का सामान उनके छोटे दो बच्चों को दे जाया करती। एक दिन योगिता कॉलेज जा रही थी तो देखा नाले की सफाई हो रही। अमृत काले कीचड़ भरे नाले में अपने अन्य साथियों के साथ पतली सी लंबी सीख लिए हुए घुसा हुआ था। नाले का कीचड़ जिसमें पूरी कॉलोनी का सीवर और कुछ घरों को तो पखाने की नाली भी आकर उसी में खुलती थी। उस कीचड़ में अमृत का केवल सर दिख रहा था, बाकी वो पूरी तरह कीचड़ से सना हुआ था। उसके साथ ही उसकी पत्नी लोहे की पतली लचकदार छड़ के नीचे वजनदार चुंबक लगाकर बाहर से नाले के भीतर डालकर लोहे की वस्तुएं जैसे कील वगैरह एकत्रित कर रही थी। इस कार्य में उनके दोनों अंध नंगे बच्चे भी उनका साथ दे रहे थे। योगिता बड़ी करुणा से उन सबको देख रही थी। ओह, खुद के फैलाए कीचड़ को जिसे हम पलटकर देखना भी पसंद नहीं करते, उसमें अमृत सपरिवार प्रवेश करके जी जान से जुटा हुआ है। आखिर क्यों? क्या सफाई के लिए ये इनकी नौकरी है? क्या भगवान ने इन्हें इसी कार्य के लिए बनाया है या फिर रोटी के लिए? मन ही मन कितने प्रश्नों को स्वयं ही उलझाते और सुलझाते उसे ये भी याद न रहा कि उसे आज समय से पहले कॉलेज पहुंचना है। योगिता जब तक कॉलेज से वापस आती है, नाले की सफाई हो जाती है और वह अपनी बरसाती में बैठकर भोजन कर रहे थे। योगिता ने अमृत के बच्चों के लिए कैंटीन से समोसे और जलेबी बंधवा लिए थे, जिसे पाकर वे बड़े खुश हुए थे। योगिता ने अमृत की तरफ समोसे की दूसरी थाली पकड़ाते हुए, भैया ये लो, ये आप लोगों के लिए है। अरे मैडम जी, आप बहुत ही दयालु हैं, इतना ख्याल तो हम लोगों का भला कौन रखता है। अमृत ने ज्यों ही खुश होते हुए अपना हाथ बढ़ाया ही था कि उसके छिले कटे लहूलुहान हाथ को देख योगिता का हृदय द्रवित हो गया। ओहो भैया, आपका तो पूरा हाथ छिला हुआ है, कुछ दवा लगा लो, ना हो तो मैं ले आ दूँ। अरे क्या मैडम जी, काहे की दवाई, ये मिट्टी ही हमारी दवाई है। मैडम जी ये तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो एक भाई बड़े गटर की सफाई देखता था, एक बार तब पूरे 4 घंटा घुसा रहा उसमें, जिसकी विषैली गैस ने तो उसके प्राण ही ले लिए थे। अमृत बड़ी आसानी से मुस्कुराते हुए ये बात बता रहा था, जैसे ये लोग इंसान न हो कोई। खैर, इसके आगे का तमाशा तो योगिता के घर में होने वाला था। उसकी माँ यानी ममता जी ने उसे अमृत के परिवार से बतियाते देख लिया था। फिर क्या, सुवचनों के साथ उसका घर में प्रवेश हुआ। घर में घुसते ही उसे सबसे पहले नहाने की हिदायत दी, साथ ही उसके कदमों के पीछे गंगा जल का छिड़काव भी किया। यहाँ तक कि उसके बैग और किताबों पर भी। इन सब से योगिता बुरी तरह झल्ला गई। क्या माँ, क्या है ये सब, इतना भी दुर्व्यवहार ठीक नहीं। आखिर अमृत भैया से आपको इतनी नफरत क्यों है? इसलिए कि वे हमारी गंदगी साफ करते हैं? फिर तो वो महान हुए। और जिस गंगा जल की बूंदों से तू घर पवित्र किया है ना अमृत भैया, उसी गंगा जी में सपरिवार डुबकी लगा कर आए हैं। गंगा मैया ने तो उसके साथ कोई भेद नहीं किया, फिर तू क्यों करती है इतना भेद? तू गंगा मैया से भी बड़ी है क्या? अच्छा अमृत भैया,
तुझे रिश्तेदारी बनाने के लिए कोई और नहीं मिला था? ये समाज सेविका वाली बातें बोलने भर की होती हैं। सच्चाई तो वही है जो मैं निर्वाह करती हूँ। ममता जी ने धुड़कते हुए अपने हाथ में गंगा जल की छोटी शीशी पकड़कर बड़े गर्व से कहा, अच्छा सच्चाई? तो फिर सच्चाई तो ये भी है माँ कि पापा पिछले महीने शराब पीकर उसी नाले में गिरे हुए थे। फिर तो तुझे उन्हें भी छोड़ देना चाहिए था। योगिता के इस कटाक्ष पर ममता जी बुरी तरह तिलमिला गई और दोबारा ऐसी हरकत ना करने की हिदायत देती हुई कमरे में चली गई। अब क्या करती योगिता? रोजाना तो नहीं, लेकिन यदा कदा अमृत के परिवार की छोटी मोटी मदद कर दिया करती थी। इसी बीच नगर पालिका ने नाले की विषैली गैस के चलते उसे पूर्णतः ढकने का कार्य शुरू कर दिया। अमृत को भी अपना सामान बांधकर वहां से जाना पड़ा। कहाँ ये पता नहीं, शायद किसी और नाले या सीमेंट की पाइप में अपना घरौंदा सहेजने। एक दिन प्रकृति का कहर बड़े जोरों से बरसा, जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। जो जहाँ था वहीं अटक कर रह गया। योगिता कॉलेज में, उसके पापा दफ्तर में, इन दोनों का जिनका आपस में संपर्क हो गया था। इस बीच ममता जी की दोनों से ही कोई बातचीत नहीं हो पाई। रात्रि 10 बजने को थे। वे दोनों की चिंता में छतरी लेकर अकेले ही निकल पड़ी उन्हें ढूंढने। सड़कों पर घुटने तक पानी भरा हुआ था। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। क्या कीचड़, क्या अच्छा क्या बुरा। आज तो सड़क नाला सब एक ही हो गया था। ममता जी चिंतावश घर से काफ़ी दूर निकल आई थी। इस बात का जब उन्हें भान हुआ तो वे घर की तरफ मुड़ी ही थी कि खुले गटर में उनका पैर फिसल गया। गटर का ढक्कन पानी के बहाव के साथ ही बह गया था। पानी के भराव से सड़कें हैं भी या नहीं, इसका भी पता नहीं चल रहा था। ममता जी मदद की गुहार का प्रयास करती रही, लेकिन पानी अधिक होने के नाते उनकी आवाज़ दब गई। उधर योगिता और उसके पापा जैसे तैसे सुबह घर पहुंचे। घर में ममता जी को ना पाकर परेशान हो गए। आसपास लोगों से पूछताछ, अस्पताल, हर जगह छान मारा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। सुबह से दोपहर हो गई। बारिश तो रुक चुकी थी, लेकिन सड़कों पर भरा पानी अपना रौद्र रूप ले चुका था। कितने इंसानों, मवेशियों का मृत शरीर बहता बहता जा रहा था। अनहोनी की आशंका पिता पुत्री को खाए जा रही थी। इससे अधिक वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। तभी उनकी नज़र अमृत भैया पर गई, जो नाले में तब्दील हो चुकी सड़कें, गलियों से न जाने कितने जीवन का बचाव पूरी जी जान से करने में लगे हुए थे। योगिता ने दूर से ही आवाज़ लगाई तो अमृत उसके पास भागा चला आया। बिना कुछ पूछे ही उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलकर रफ्तार में आगे चल पड़ा। योगिता और उसके पापा भी बिना कुछ बोले अमृत के पीछे काफ़ी दूर तक चले गए, जहाँ नाले की भीषण दुर्गंध आ रही थी। नाला तो कहीं दिख नहीं रहा था, लेकिन उसको पार करने के लिए बने ऊंचे पुल की सीढ़ियों पर अमृत का परिवार दिखा। अमृत वहीं जाकर रुक गया। योगिता और उसके पापा ने जब सामने का मंजर देखा तो खुशी से आंखें छलक गईं। अमृत की पत्नी अपनी सबसे नई और अच्छी धोती को बिछाकर ममता जी को लिटा रखी। उसके बच्चे सिरहाने बैठकर ममता जी की सेवा में लगे हुए थे। योगिता ने पलटकर अमृत को धन्यवाद देना चाहा तो वो गायब था। अमृत के पत्नी ने बताया, मैडम जी वो तो कल से ही सबकी सेवा में लगे हुए हैं। ये बड़ी मैडम जी को बेहोशी की हालत में यहाँ लेकर आए थे। इनको तो बुखार भी है, फिर भी हमें यहाँ कुछ खाने पीने का सामान पकड़ाकर मैडम जी का ख्याल रखने को बोलकर चले गए हैं। ममता जी को बड़ी चोटें आई थी। कमर की हड्डी टूटने के कारण वे उठ नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ, अमृत ने उनकी जान जरूर बचा ली थी। योगिता एक नज़र माँ की तरफ डाली। दोनों मौन थे, बस आंखें एक दूसरे को देख छल छलाकर अमृत की महानता का बखान कर। ये कहानी यही समाप्त होती है। धन्यवाद।